सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में हल्की मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। गांव की गलियों से गायों की घंटियों की आवाज आ रही थी। रघु अपने पुराने टूटे हल से खेत जोत रहा था। उसकी कमर पर झुकाव और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। पसीने से भीगे कपड़े, पैरों में फटी हुई चप्पलें और आंखों में अजीब सी दृढ़ता, यही उसकी पहचान थी। उसके पास जमीन का सिर्फ 1.5 बीघा टुकड़ा था जो उसके पिता ने छोड़ा था। उसी में उसकी दुनिया बसती थी। पीछे से उसकी पत्नी कमला आवाज लगाती है, थोड़ा आराम कर लो, सूरज सिर पर चढ़ आया है। रघु हर रोककर सांस लेता है, फिर मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, आराम वो तो अमीरों की जीवन में होता है कमला। हमारे जैसे लोग में तो या तो खेत जोतते हैं या फिर चिंता। कमला पास आकर पानी का लोटा देती है। ना है सेठ धनराज फिर गांव में आया है। उसने पिछले साल आपको उधार दिए थे ना। रघु गहरी सांस लेता है। हाँ वही, बीज और खाद उसी से ली थी। मैंने कहा था कि फसल कटने के बाद चुका दूंगा, लेकिन फसल आधी बारिश में बह गई। अब उसे कैसे दूं? कमला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वो आदमी सीधा नहीं है रघु। सुना है उसने पिछले साल रामू की जमीन भी ले ली। रघु मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर कहता है, कमला ये मिट्टी मेरे बाप की निशानी है। चाहे जान भी मेरी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इसे किसी भी हालत में किसी के हवाले नहीं करूंगा। उसकी आवाज में ऐसी ठहराव था कि जैसे मानो हवा में भी कुछ पल को रुक सी गई। सेठ धनराज की हवेली गांव में अलग एक टीले पर बनी थी। चारों ओर ऊंची दीवारें, फाटक पर लोहे की जंजीरें और भीतर एक शानदार बैठक जहां संगमरमर की फर्श सूरज की रोशनी में चमकती थी। सेठ धनराज मोटे पेट वाला, तोंद निकला हुआ, सिर पर चमकती गंजापन लिए एक घमंडी आदमी था। उसकी हर हंसी में चालाकी थी। वह अपने मुनीम से बोला, मुनीम जी वो रघु का हिसाब बताओ। सेठ जी कुल कर्ज 35,000 हो गया है। उसने इस बार भी आधी फसल खो दी। चुकाने की कोई सूरत नहीं दिखती। सेठ ने हंसते हुए बीड़ी जलाई। गरीबों की यही तो खूबी है मुनीम जी, जो चीज नहीं चुका सकते वही सबसे ज्यादा संभाल कर रखते हैं। अब वक्त आ गया है उसे मुक्त करने का। मुनीम धीरे से, मतलब सेठ जी? मतलब ये कि उसे बुलाओ और कहो या तो पैसे दे या जमीन छोड़ दे, और अगर वो नहीं माने तो धोखे से सही साइन करा लो। मुनीम मुस्कराता है। आपकी चाल तो हमेशा जीत जाती है सेठ जी। सेठ कुर्सी पर झुककर कहता है, क्योंकि मैं भावनाओं से नहीं हिसाब से चलता हूँ। अगले दिन मुनीम रघु के घर आता है। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे हंसते हुए चल रहे थे। सेठ का आदमी आया है। कमला दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। क्या बात हो गया मुनीम जी? क्या बात हो गई? आज कैसे अन्ना हुआ? कैसी खबर? कहाँ है? उसे जाकर बोलो कि सेठ जी बुला रहे हैं। कहा है अगर आज पैसे नहीं दिए तो जमीन हमारी। रघु खेत से लौटते हुए आता है, हाथ में मिट्टी लगी हुई। क्या बात हो गया मुनीम जी? मुझसे कुछ गलत हो गई? मैंने तो कहा था कि फसल के बाद चुका दूंगा। मुनीम ठंडे स्वर में बोलता है। सेठ जी कहते हैं फसल आने तक तो भगवान ही जाने क्या होगा। तुम चलो हवेली। कमला धीरे से रघु का हाथ पकड़ती है। ध्यान रखना रघु, वो चालाक आदमी है। रघु मुस्कुराकर कहता है, डर मत कमला, मैं सच्चा हूँ। सच को डरने की जरूरत नहीं। रघु जब हवेली में पहुंचा तो सामने सेठ धनराज बड़े आराम से सोफे पर बैठा था। पीछे 2 नौकर पंखा झल रहे थे और मेज पर मिठाई रखी थी। सेठ हंस, अरे रघु आओ बैठो।
तुम्हारे जैसे मेहनती लोग अब इस जमाने में कहाँ मिलते हैं। ते हुए बोला। रघु झिझकते हुए बैठ गया। देखो, तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम पर बोझ न रहे। चलो, एक समझौता करते हैं। कैसी समझौता सेठ जी? सच में, बस साइन करने से। तू बस इस कागज पर साइन कर दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। रघु हैरान। सच में, बस साइन करने से। सेठ धीरे से हंसते हुए। हाँ हाँ, बस एक औपचारिकता है, तेरा भला ही होगा। रघु अनपढ़ था, उसने बिना पढ़े बिना समझे साइन कर दिए। सेठ ने धीरे से आंखें ऊपर उठाई और मुनीम की ओर देखा। दोनों के बीच एक शैतानी मुस्कान तैर गई। सेठ मन ही मन, अब ये जमीन मेरी और ये गरीब अपनी ही मिट्टी में दफन हो जाएगा। दोपहर का वक्त था। रघु अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था। तभी गांव का डाकिया आया और एक लिफाफा थमा गया। रघु ने लिफाफा खोला, उसमें तहसील से नोटिस आया था। आपकी जमीन अब सेठ धनराज के नाम दर्ज की जाती है। रघु की आंखें फटी रह गईं। उसने बार बार कागज को पलट पलट कर देखा। हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया। कमला घबराकर धीरे से बोलती है, क्या हुआ रघु? वह नोटिस को सुन के रघु थरथराती आवाज में कहा, कमला, सेठ ने हमारी जमीन ले ली। कमला ने कागज छीना और पढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बैठ गई और आंसू पोंछते हुए बोलती हैं, कहा था ना, वह सेठ बहुत ही धोखेबाज है। तूने कागज देखे बिना साइन क्यों किए? हमारे पास कुछ नहीं बचा रघु, अब क्या करेंगे? रघु जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसके माथे का पसीना अब पूरी तरह से अपने दर्द में बदल चुका था। मुझे लगा वो सच बोल रहा था। मैं उसके बहकावे में आकर कि मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता था। कमला ने उसका हाथ थाम लिया। रघु की आंखों में गुस्सा तैर आया। वह धीरे धीरे उठा और बोला, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अपनी मिट्टी वापस लेकर रहूंगा, भले उसमें मेरी जान चली जाए। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। चौपाल के बीच में बेंच पर सेठ धनराज, सरपंच हरेपाल और गांव के बड़े लोग बैठे थे। चारों ओर गांव वाले खड़े थे। कुछ लोग उसके बने तमाशा देखने आए थे, कुछ डर के मारे चुप। रघु वहां पहुंचा। उसका चेहरा धूल और दर्द से सना था। सरपंच जी, आप गांव के मुखिया हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। सेठ ने मुझे झूठे कागजों पर साइन करवा लिए। सेठ हंसते हुए कहा, धोखा? अरे रघु, मैंने कैसे किया? तू ही तो मेरे पास आया था, कहा था कि तू कर्ज नहीं चुका सकता तो जमीन बेचना चाहता है। झूठ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। सरपंच जी, इसने अपने साइन खुद किए हैं। कागज तहसील में दर्ज हैं। अब झूठा रोना क्यों? गांव में एक दूसरे में ही कानाफूसी होने लगी। सेठ जी तो बहुत अमीर हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? रघु तो बेचारा है, पर सबूत तो सेठ के पास है। सरपंच ने हल्का गला खखारा। रघु, जब तूने खुद दस्तखत किए हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता। जमीन कानूनी तौर पर सेठ धनराज की है। रघु का चेहरा उतर गया। वो कुछ पल तक सरपंच को देखता रहा, फिर बोला, रघु दर्द से, सरपंच जी, इंसाफ अब अमीरों की जेब में मिलने लगा है क्या? सरपंच नजरें झुका लेता है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। रघु की आंखों से आंसू गिरते हैं और वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। रात गहरी हो चुकी है। हवा में अजीब सन्नाटा था। कमला और रघु दोनों चुप बैठे थे। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई।
रघु ने दरवाजा खोला। सामने श्यामू खड़ा था, सेठ का नौकर। उसका चेहरा उदास था, आंखें लाल। भैया मुझे माफ कर दो, वो कागज क्या हुआ श्यामू? जिन पर तूने साइन किए थे वो कर्ज माफी के नहीं थे, वो जमीन बेचने के थे। मैंने ही तुझसे साइन करवाए थे। सेठ ने मुझे पैसे दिए थे। रघु का चेहरा सुन्ना पड़ गया। रघु कांपते हुए, क्या तूने, तुझे शर्म नहीं आई? श्यामू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। श्यामू रोते हुए, मेरी माँ बीमार थी, सेठ ने कहा था इलाज करवा देगा। मैंने सोचा था बस एक साइन से क्या होगा, मुझे नहीं पता था वो तेरी जमीन छीन लेगा। रघु का गुस्सा उसके आंसुओं में घुल गया। अब पछताने से क्या होगा, सब खत्म हो गया। श्यामू ने धीरे से एक कागज रघु के हाथ में दिया। ये सेठ के घर की कॉपी है। इसमें लिखा है कि उसने धोखे से जमीन अपने नाम कराई। शायद इससे कुछ मदद मिले। रघु की आंखों में हल्की उम्मीद की किरण चमकी। श्यामू, तू गुनहगार था, पर आज तू इंसान बन गया। श्यामू की आंखों में आंसू थे। वह अगर इससे तेरा हक लौट आए तो समझूंगा कि भगवान ने मेरी गलती माफ कर दी। रघु अगले दिन शहर की अदालत पहुंचा। वो अपने पुराने झोले में वो सबूत लेकर आया था। वहीं पर सेठ धनराज पहले से मौजूद था, चमकदार सफेद कपड़ों में, हाथ में सोने की घड़ी और साथ में 2 वकील। माननीय जज साहब, सेठ ने मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अनपढ़ हूँ और सेठ ने मुझे झूठे कागजों पर साइन करवा लिए। 2 वकील। सेठ के वकील बहुत ही जोर से हंस। हुजूर, अगर कोई दस्तखत करता है तो वो उसकी अपनी मर्जी से करता है। धोखा कहाँ है? मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे इस दुष्ट सेठ पर भरोसा था। वह गलती तो रघु तुम्हारी हुई, सेठ जी की नहीं। पड़े। तभी अदालत के दरवाजे पर श्यामू दाखिल हुआ। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और बोला, जज साहब, मैं गवाही देना चाहता हूँ। रघु की आंखों में उम्मीद चमक उठी, पर जैसे ही जज ने गवाही शुरू कराई, श्यामू की आवाज धीमी हो गई। वो डर के मारे कांप रहा था। सेठ धीरे से पीछे बैठकर फुसफुसाया, सुन श्यामू, अगर तूने सच बोला तो तेरी माँ का इलाज बंद। श्यामू का गला सूख गया। उसने कहा, कोई धोखा नहीं किया, रघु ने अपनी मर्जी से साइन किए थे। मानो रघु के पैरों से जमीन ही खिसक गई। तू भी बिक गया। सेठ के चेहरे पर फिर वही घमंडी मुस्कान तैर गई। गरीब की सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, पर मेरा झूठ सोने में तौला जाता है। रघु चुपचाप अदालत से बाहर निकल गया। बाहर आसमान में बादल थे, हवा में धूल उड़ रही थी और रघु की आंखों से आंसू बरस रहे थे। रात के सन्नाटे में रघु का घर सूना पड़ा था। कमला अपने बेटे गुड्डू का माथा सहला रही थी। गुड्डू बुखार से तप रहा था। कमला रोते हुए रघु के पास गई। रघु, गुड्डू को फिर से बुखार चढ़ गया, दवा खत्म हो गई है। रघु ने झोले से बची हुई कुछ गोलियां निकाली, आधी टूटी हुई। बस इतना ही बचा है कमला, कल खेत बिकने के बाद मजदूरी भी नहीं मिली। कमला ने धीरे से कहा, भगवान किसी गरीब का इतना इम्तिहान क्यों लेता है रघु? रघु कुछ नहीं बोला, बस बाहर आंगन में चला गया। आसमान की ओर देखा और फटी आवाज में कहा, अगर तू सच में है ऊपर, तो अब मेरे बच्चे को मत सजा दे। जमीन चली गई, इज्जत चली गई, पर अब मेरा बच्चा मत छीन। वो वहीं मिट्टी में बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर रो पड़ा। आंसू और मिट्टी का रंग एक जैसा हो गया था।
अगले दिन गांव के बाहर वही पुराना कुआं था जहां श्यामू बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे अपनी झूठी गवाही याद आ रही थी। वो खुद से आज पैसों से बुदबुदाया, नहीं, अपने जमीर से कराऊंगा। सेठ, अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। वो उठा और सीधे सेठ के बंगले पहुंचा। दरवाजा खोला और जोर से बोला, सेठ, अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। श्यामू को देखकर सेठ चौंक गया। क्या पागल हो गया है तू? श्यामू ने जेब से एक ऑडियो रिकॉर्डर निकाला। इसमें तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हैं कि तूने रघु से धोखा किया और मुझे पैसे देकर झूठ बुलवाया। सेठ का चेहरा मानो सफेद पड़ गया। क्या पागल हो गया है तू? जिस दिन गरीब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उस दिन अमीर की तानाशाही खत्म हो जाती है। श्यामू ने रिकॉर्डर उठाया और बोला, अब ये कागज और ये सबूत मैं पुलिस को दूंगा। सेठ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर श्यामू भाग निकला। धूल उड़ती रही, पीछे रुको, सेठ वरना चिल्लाता रहा। पछताओगे। श्यामू सीधे थाने गया और सब कुछ सच बता दिया। पुलिस ने तुरंत सेठ धनराज को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद गांव के चौपाल पर भीड़ लगी थी। सरपंच, तहसीलदार और कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद थे। तहसीलदार घोषणा करते हुए कहते हैं, सेठ धनराज पर धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध हुआ है। रघु की जमीन उसी के नाम वापस की जाती है, इसलिए रघु पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। गांव वालों ने तालियां बजाई। कमला रो पड़ी और रघु के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। देखा रघु, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। हाँ कमला, मेरी मिट्टी मुझे वापस मिल गई, पर बहुत कुछ खोकर। गुड्डू पास आया और बोला, बाबू, अब हम फिर से अपने खेत में काम करेंगे। रघु मुस्कुराया और उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, अब ये खेत फिर से हमारे होंगे, हमारे पसीने से, किसी के झूठ से नहीं। श्यामू भी वहीं खड़ा था, आंखें नम थी। रघु ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। गुनाह किया तूने, पर इंसान बनकर चुका दिया। श्यामू रो पड़ा। भैया, अब मैं तेरे खेत में मजदूर बनकर नहीं, भाई बनकर काम करूंगा। सूरज ढलने लगा था। रघु, कमला और गुड्डू खेत में पहुँचे। मिट्टी फिर से उनके पैरों के नीचे थी, वो मिट्टी जिसमें उनका पसीना, उनकी उम्मीद और उनकी इज्जत थी। रघु ने झुककर मिट्टी उठाए और माथे से लगाई। रघु धीरे से, आज ये जमीन फिर से मेरी नहीं, मेरे बेटे की है, मेरे खून की है। कमला ने पीछे से कहा, भगवान ने देर से ही सही, लेकिन हमें न्याय दिया। रघु मुस्कुराया। हाँ कमला, अब मैं समझ गया हूँ, गरीब हारता नहीं जब तक उसका विश्वास जिंदा है। हवा चली, सरसों के फूल हिले और शाम की रोशनी में खेत चमक उठे। पीछे से गुड्डू की हंसी गूंज उठी। बाबू, देखो, हमारी जमीन फिर से मुस्कुरा रही है। रघु ने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और उसके होठों से बस इतना निकला, धन्यवाद प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मेरे, जिससे आपको हमारे आने वाले कहानी भी मिल सके।